डबल साउंड मॉड्यूल में जो टॉपिक है आपका इट इज ऑन पेज नंबर 581। कैपिटल स्ट्रक्चर का कलर में इंट्रोडक्शन और थियरी का इंपॉर्टेंस है। पहले हमने डेट वर्सेस इक्विटी ना डेट वर्सेस इक्विटी और उसका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन या उस बात पे हमें फोकस करना है। प्रोसेस पे स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होगी। कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर कुछ थियरीज हैं आपको। सबसे पहली थियरी है दैट इज नेट इनकम अप्रोच। दूसरी थियरी है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और लास्ट में एनएम अप्रोच। अब हम एक एक करके सारी थियरीज देखेंगे। इसमें भी अपने अपने अजम्पशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ समझाना है बट कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे सबसे पहला जो अप्रोच हम अप्रोच इसमें इन्होंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज अ रिलेशन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर उस पे फर्म की वैल्यू कहीं ना कहीं रिलेट करती है उसके साथ। The firm can affect its value by increasing or decreasing the debt proportion in the overall financial mix. आप डेट कितना लेते हो इक्विटी कितना लेते हो अगर आप इसका एक प्रोपोर्शन प्लस माइनस करो तो उससे फर्म की वैल्यू में फर्क पड़ता है। ये यहाँ पे बेसिक बात होगी। अब ये चीज कैसे वर्क करेगी वो समझना कुछ असम्पशन लेके अप्रोच समझनी है तो जाकर अप्रोच समझेंगे। पहला असम्पशन ये है कि हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। फर्स्ट असम्पशन है एडी इज ऑलवेज लेस देन ए मतलब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और डेट आपको सस्ते रेट में मिलता है। इक्विटी पैसा इक्विटी जो पैसा उठाते हो तो इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स की ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द डेट और मनी रिटर्न्स। तो ये एक बेसिक असम्पशन इस अप्रोच में इन्होंने दिया। सेकंड पॉइंट में ऐसा बोलते हैं बोथ एडी एंड पीई रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो इस परसेप्शन है ना इन्वेस्टर्स का वो बदलता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटी वाले आपसे ज्यादा रिटर्न मांगे वो अपनी जगह ठीक है। इक्विटी वालों को जो चेंज नहीं है ना फिक्स है। बोलते हैं आप डेट कितने रुपए का ले लो हमारा रिस्क प्रोफाइल चेंज नहीं होगा मतलब हमारे में कंपनी ज्यादा रिस्की हो गई बिकॉज डेट ज्यादा लिया ऐसा नहीं होगा। बट आप ही बताओ ये प्रैक्टिकली कितना करें जो कंपनी ज्यादा डेट लेगी उसके इक्विटी इन्वेस्टर्स के माइंड में क्या है कंपनी सेफ है रिस्क बढ़ रहा है लॉसेस का रिस्क बढ़ रहा है कभी डिफॉल्ट हो गया तो ज्यादा लंबा नुकसान है। तो ये अजम्पशन है रियलिस्टिक वो ना अलग बात है। यहाँ पे बोला कि लिवरेज का मतलब होता है कि आपके पास जो डेट रेज करने की कैपेबिलिटी है आप उसको पूरा ऑप्टिमाइज रिस्क ले लो वैसा पहले वो उधार को रिस्क मिलता है रिस्क मिलता है रेपुटेशन इतनी अच्छी होगी लोग ज्यादा पैसा नहीं। तो मैं ना मेरी रेपुटेशन का मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ डेट रेज करके। आप और मैं हम दोनों कंपेरिजन दो बिजनेस एंटिटीज का मेरी मेरी कंपनी ज्यादा स्टेबल और पॉपुलर है एज कम्पेयर टू योर्स। तो शायद मेरे लिए डेट रेज करना ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू योर कंपनी। तो जिसके पास ये ईज है ये कन्वीनियंस है उसको बोलते हैं लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब पैसों का एक्सेस बहुत ज्यादा है उसके पास। तो एक आवाज करेगा तो फटाफट पैसा आएगा उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज।
तो यहाँ पे अगर कंपनी अपना फाइनेंशियल लेवरेज ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है और सोच रही है कि ज्यादा से ज्यादा डेट ले लें, तो इससे इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई रिस्क ज्यादा है या कम है, डेट ज्यादा ले लिया कम ले लिया। ये अजम्पशन अप्रोच करेंगे, नॉट हम इससे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन अजम्पशन है तो मानना पड़ेगा। इससे assumption बजट का दिन आज ऐसा होगा, अब एक बजट आ जाता है, सबका बजट नहीं होगा, बड़ा ओके। तो बोला दूसरा assumption ये कि टैक्सेस की बात में यहाँ पे करेंगे, तो छोड़ो यार, रियल लाइफ में तो भरना पड़ता है, कम से कम वन पेपर assumption थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए टैक्सेस। आगे क्या बोला उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ शुरू होने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला कि डेट कितना भी आप ले लो, उससे इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल जो है वो डरते नहीं, तो ये ज्यादा ले लिया कंपनी का नुकसान होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एक हमने कंसेप्ट पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान में केडी, उसमें क्या था डब्ल्यूएसीसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको के सी या के ओ से डिनोट कर रहे हैं, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। देखो हमने डेट के फॉर्म में पैसा उठाया अगर तो उसमें केडी कॉस्ट लग रहा हो, इक्विटी के फॉर्म में पैसा रेज किया हो तो केडी कॉस्ट लग रहा हो, ये होगा। अच्छा, वेटेड एवरेज जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल कैपिटल में इक्विटी कितना, टोटल कैपिटल में डेट कितना, यही करते हैं। देखो हमने वही किया, डेट प्लस इक्विटी टोटल कैपिटल, उसमें से डेट का वेट कितना, ये वेटेड एवरेज, वो के डी के साथ हमने मल्टीप्लाई वेटेड एवरेज। तो ये जो मैंने निकाला है ना, और कुछ नहीं है, ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक दो या बीस, ये जो रिलेट हो रहा है कैपिटल पढ़ा हुआ है। अब ये जो चार्ट के थ्रू बात समझाना चाह रहे हैं वो समझो, अगर थोड़ा सा ऊपर में, तो इसका है बात ये है, कंपनी ने इस अप्रोच में एक assumption लिया है, केडी इज ऑलवेज लेस देन केई। ये ऊपर देखा आपने कि डेट सस्टेन रहता है, इक्विटी वाले जो है का एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है। दूसरा assumption इन्होंने ये भी लिया जो डेट का कंपोनेंट है ना, वो आप कितना भी बढ़ा दो, ये लोग डरते नहीं, ये बोले हम वहीं के वहीं, समझ आए। तो अगर आप ज्यादा उदाहरण दोगे ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं, वैसी की वैसी रहेगी। ये एक और assumption यहाँ पे लिया। अब इस बेसिस पे आगे की बात, जब हम निकालते हैं या केसी डब्ल्यूएसीसी, वो कैसे फाइंड आउट कि डब्ल्यू प्लस ए इंटू डब्ल्यू, ये होता है। अब इसमें केडी तो चलो अपने को पता है, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स, ये डब्ल्यू वेट ऑफ डेट कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए उन्होंने बोला भाई टोटल कैपिटल जो है ना, डेट और इक्विटी, उसमें से डेट का पोर्शन है वही उसका वेट डिफाइन करता है। दूसरा यहाँ पे भी सेम, इक्विटी का पोर्शन आउट ऑफ टोटल, वो इक्विटी का वेट डिफाइन करता है, ऐसे ही देना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब अगर हम इस बात पे फोकस करें कि भाई डेट जितना भी ज्यादा है ए ई तो सेम टू सेम ही रहेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस पोर्शन में, इस पूरी इक्वेशन में डेट कंपोनेंट है तो इक्विटी कंपोनेंट, इक्विटी कितना तो उतना ही रखो, उसको चेंज नहीं करता, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या होगा, उसमें टोटल कैपिटल में अगर डेट बढ़ता जाए तो मुझे लगता है डेट कॉस्ट ज्यादा है या इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट किसकी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा है डेट की कॉस्ट, केडी सस्ता है और केई महंगा है, मतलब उधार मांगोगे ना तो कम ब्याज पे मिल जाएगा, इक्विटी देने जाओगे ना तो रिटर्न ज्यादा देना पड़ेगा। केडी इज लेस देन के ये अज्यूम किया गया। अब आप देखो वेटेड एवरेज में, अगर मैं टोटल कैपिटल जो है इक्विटी और डेट, ये दोनों में जितना मैं डेट बढ़ाता जाऊँ मेरे को ओवरऑल कॉस्ट सस्ती होती है, ये बात समझ आई। टोटल जो कैपिटल है इसमें पैसा वेस्ट कर रहा है, इसमें बस टोटल कैपिटल जिसको मिला पैसा होता है, जितना डेट कंपनी कैपिटल में बढ़ाना चाहूँ उतना सस्ता पैसा नहीं है कंपनी में आता है, बिकॉज डेट रेज करना चीपर है, इक्विटी रेज करना है। तो अगर मैं प्रपोर्शन में, इस प्रपोर्शन में इसकी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, इसको मैं रेशो वाइज इसको कम कर देता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा,
बढ़ेगी कम होगी, समझ रहे हैं? कम कम होगी, बिकॉज देखो ये वेट्स आप देख लो, ये जो वेट्स है इस पर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, ये वेट भी देखो इस पर डिपेंड करता है, इस टोटल में इसका कंपोनेंट बढ़ा दिया, समझ है? तो ऑब्वियसली ये चीज जो है कि इससे सस्ती है, तो ओवरऑल जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो बस समझिए। मैं इसमें एक एग्जांपल कुछ नंबर फिल कर देता हूँ, अभी इनके बता दूँ, मैं पर्पसफुली आपको बिना नंबर्स के समझा रहा हूँ कि कभी कभी वो इमेजिन करना भी जो नंबर दे दूंगा तो समझ में आ ही जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बोल रहा हूँ कंसेप्चुअली क्या है आपको समझ में कुछ डेटा डेट के नाम पे आपकी कंपनी ने 100 लाख रुपीज रेज कर, और इक्विटी के नाम पे 80 लाख रुपीज, तो टोटल कैपिटल है वो कितनी 180, ये अज्यूम करके चलो। इसके सामने कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो यहाँ पे ये बात समझ आएगी। अब मुझे बताओ ये डेटा के बेसिस पे अब मुझे ये वो निकालने की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, डब्ल्यूएसी होता है एडी डब्ल्यूडी, एई डब्ल्यू, एडी कितना है 10%, डब्ल्यूडी कैसे निकलेगा, डेट अपॉन टोटल, ये प्रोपोर्शन है, एई 12%, का वेट 80 अपॉन 1, ये होगा सही। अब मुझे निकाल के बताओ इस हिसाब से एक वो क्या है, एक आंसर और कितना है? कैलकुलेशन कितना टाइम लगता है, 11% बोल रहे हो ना, तो 100 हो जाएगी परसेंटेज, आपको कुछ नहीं करना है, 100 का 85 यूनिटी को इंटू 12 कर दो, बस कर दो, हाँ बताइए क्लियर, 2000 डिवाइड बाय 10, 10.9, हाँ 10.8, ये आ रहा है आपका डब्ल्यू, समझ आ रही है? अब देखो नंबर दें तो आपको बात समझ आएगी। अगर हम यहाँ पे डेट कंपोनेंट बढ़ा देते हैं और डेट उठा देते हैं तो इससे क्या असर पड़ेगा, डेट में आप और डेट उठा लो अराउंड 20, अब पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, अब डेट हो जाएगा 120,
80 टोटल ये होगा। इस हिसाब से यहाँ पे लिख दी जाती है एक को कैलकुलेट करो। 80 into 120 by 1 plus 80 into 50 by 1 देखो प्लस 10.8 रिडक्शन दिखा है। 10.89 के बदले 10.80 हो गया तो रिडक्शन तो डेट अपन ने थोड़ा सा ही दिया 30 लाख और एक्स्ट्रा और डेट बढ़ा लेते हैं। हम लोग 50 लाख डेट बढ़ा देते हैं। तीसरा काम करते हैं 50 लाख डेट तो आपका नया तीसरा दिखेगा डेट 170 80 अब इस पॉइंट मुझे एक होना बात समझ ये चीज चलो बच्चे के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि आपने एक असम्पशन दे दिया कि एटी हमेशा के से कम होता है। दूसरा आपने असम्पशन ये दिया कि इन्वेस्टर्स ज्यादा डेट से डरते नहीं है। ज्यादा डेट से ना डरने का मतलब डेट बढ़ाओगे तो ये डेट ज्यादा भी ले लोगे इनका एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होगी। इनको कंपनी से 12% रिटर्न से 12% कुछ अदरवाइज क्या अगर आप डेट बढ़ाते हैं ये पैनिक होते हैं बोले यार रिस्क बढ़ गया रिस्क बढ़ गया एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा दी मोर रिस्क मोर रिटर्न हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अब 12 नहीं 15% चाहिए तो वो अप्रोच अलग होती है। यहाँ पे असम्पशन किया हुआ है कि डेट बढ़ाने से रिस्क का परसेप्शन इक्विटी वालों का चेंज नहीं होता। उनका माइंडसेट है कि देखो डेट ज्यादा रिस्क करनी पड़ता है हम 12% दे रहे थे 12% में खुश ये असम्पशन में चल रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें आप इम्प्लीमेंट करते हैं और डेट बढ़ाते हैं तो डेट कॉम्पोनेंट इंक्रीज करने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये मैथमेटिकल से बिकॉज क्या हो रहा है ना जैसे आप जितना डेट बढ़ाओगे ये 100 ये वहाँ पे इसका ये वेट बढ़ जाता है इसका वेट बढ़ जाता है ये वेट का हो जाएगा एवरेज में ना पूरा एवरेज वेट जो होगा हम गिरे ये बात होगी लेकिन आपके सामने 10.89 10.8 आया 10.8 से 10.64 आया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा कम करनी हो तो इस तरीके से हो सकती है। और ये तो कॉमन सेंस वाली बात है इक्विटी और डेट सस्ता मिलेगा तो मतलब वही कम तो ये अप्रोच यहाँ पे और उनकी थियरी में देखो तो ग्राफ है एडी अपनी जगह है एडी अपनी जगह है जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाओगे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी ये जो डी बाई एच था ना जो डी बाई एच ये इसका मतलब है टोटल कैपिटल हम ऐसे ये लोग मैं इसको लिख रहे हैं कैपिटल और कुछ नहीं पर ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये कंपोनेंट जितना बढ़ता जाएगा उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आती जाएगी तो वही तो कर देते हैं ये कंपोनेंट अपने पहले एग्जाम्पल में कितना था डेट कंपोनेंट ये वाला दूसरे एग्जाम्पल में हमने इसको बढ़ा के कर दिया 120/2 ठीक फिर अपन ने इसको बढ़ा के कर दिया 170/2 ये प्रपोर्शनल तो आप जितना ये वेट बढ़ाते जाओगे उतना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता है चलिए तो ये हमने रेटिंग का फिर आपको यहाँ पे देखिए इतना एक बार पढ़ो इसके लिए तो जैसे अपन ने सम करना है ना
बोलो थियरी कोई पॉइंट पूछ जाओ प्लीज। बात मेरी भी बता ऐसा अप्रोच आपको कंसेप्चुअली माइंड में रखनी है लैंग्वेज। अब अगले अप्रोच पे चलते हैं इलस्ट्रेशन जो इस बारिश में नेट ऑपरेटिंग इनकम एनओआई अप्रोच इनकम अप्रोच पे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब इनका जो अजम्पशन है वो रिवर्स। ये लोग यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक तो मार्केट वैल्यू जो है फॉर्म की वो डिपेंड करती है नेट ऑपरेटिंग इनकम से, जिसको अपने बोलते हैं ईबीआई, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करती है। थोड़ा रियलिस्टिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अजम्पशन पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, अजम्पशन में ऐसा बोला कि इन्वेस्टर जो है ना वो पूरे फॉर्म को कंप्लीटली एनालाइज करते हैं, सिर्फ एक पोर्शन को नहीं देखते, वो डेट को भी देखते हैं, इक्विटी को भी देखते हैं और उस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं। फिर बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ये कोई नया नहीं है। अभी पिछले समय अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट थी, 10.89 से 10.8 हो गई, 10.64 हो गई, लेकिन वेरिएबल की ये बोल रहे हैं कि आप कुछ भी करो ये वो तो सेम रहता है। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी कंपनी की वेरी नहीं करती, जितना भी रेट में ये कैसे पॉसिबल। आगे का फंक्शन देखते हैं बड़ी बात। फिर इन्होंने बोला कि ये डी जो है ना उसको भी कांस्टेंट मान, तो वो ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट चेंज नहीं होगा, आपको क्या कितना पैसा चाहिए एक ही इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट पॉइंट में चीजें चेंज हो रही है, यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा आप डेट लोगे उतना इन्वेस्टर करेगा, जितना इन्वेस्टर डरेगा वो रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा। ये अपोजिट अप्रोच आपने क्या बोला था कि रिस्क परसेप्शन जो है वो ऐसा है कि कितना भी डेट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, या इनका परसेप्शन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप डेट ज्यादा लोगे ना तो इक्विटी वाले डरेंगे, तो लॉस होगी तो हमारी इक्विटी भी चाहिए, सब नुकसान हो जाएगा। तो उनको ऐसा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी कि शुड चाहिए जो 12% तो ये असम्पशन यहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक भी लगता है। टैक्सेस नहीं है और इनकम फिक्स, अल्टीमेटली ऐसा बोलना चाह रहे हैं इस अप्रोच में कि देखो एक केडी अपनी जगह फिक्स है तो कांस्टेंट है, केई जो है वो वेरिएबल है। जितना ज्यादा डेट लोगे उतना ये केई वाले को ज्यादा रिटर्न मांगेंगे। लेकिन पिछला अप्रोच में हमने ये भी देखा कि जब हम डेट ज्यादा लेते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आंसर वो नीचे जाती है। इधर ये बात अभी सब कुछ में ऐसा बोलते हैं कि देखो अगर आप डेट बढ़ाते हैं तो एक तरफ आपका एडी जो है जो फिक्स है, तो उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो नीचे जाती है। जितना डेट ज्यादा लोगे ओवरऑल कॉस्ट नीचे जाती है, बट साथ साथ में उसका इफेक्ट ये है कि ई बढ़ जाता है। तो जितना के वो नीचे जाता है डेट की वजह से उतना ही के बढ़ जाता है, तो ऑफसेट कर देता है। आता समझ आ रही है, ऑपोजिट करते हैं ऑपोजिट कैलकुलेशन ये अपन कैलकुलेशन देखते हैं इसके बेसिस पे बता अपना फॉर्मूला ए ओ इज इक्वल टू ए टी टू डब्ल्यू टी प्लस ए ई टू डब्ल्यू, ये होता है। अब ये बोल रहे हैं कि आपका एटी का रेट सेम 10% ब्याज पे वैसा नहीं है, बट अगर आप डेट ज्यादा लेते हैं तो आपका ये रेट बढ़ेगा, ये रेट बढ़ेगा तो ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज होगा, ये तो अपन ने बात की। बट अब वो बोल रहे हैं कि आप ये चीज को ध्यान दो कि जितना आप डेट ज्यादा लोगे उतना इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। भले उनका रेट कम हो जाए ये तो बढ़ रहा है ना, आपका एक ओवरऑल इसकी वजह से डाउन होगा, उतना ही आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी वजह से बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब ये भी चेंज हो रहा है, पिछले वाले केस में ये चेंज नहीं हो रहा, तो सिर्फ यही चेंज हो रहा है रेट, तो सस्ता वाला रेट देते जाओ ये वो कम करते हैं। अब इस केस में ऐसा हो रहा है कि जैसे ही आप सस्ता वाला रेट ज्यादा उठाओ आपका केओ पहले एक बार कुछ कम होगा, लेकिन वो मिलते मिलते ये बात जाते हैं भाई अब 12% काम नहीं चलेगा, अरे यार इसका वेट बढ़ा के तो बस कम करने गया तुम ज्यादा मांग रहे हो, तो यहाँ से तुम कम करके जाओ तो वहां से बढ़ जाएगा, वो ऑफसेट बन जाएगा। ऑफसेट होने का मतलब ये जो अपना पहले 10.89 आ रहा था ना वो 10.89 भी रहेगा, ये नहीं होगा। ये जितना इसको ये गिराएगा उतना इसको ये बढ़ा, ये नेट
ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच अभी करके चले। और इस हिसाब से उन्होंने बोला कि एक गोल जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली रहे। अब ये भी मैंने एक बात आपने लिखी ऑफसेट में। अब आपको the increase in the KE is such as to completely offset the benefit of the employee of employing super debt. सस्ता उधार लेके आओगे तो उससे कॉस्ट गिरेगी और तुरंत ही इक्विटी वाले अपने एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये मेहनत करके आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एवरेज तो कम होने वाली है अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हैं। अब इसमें कंसेप्ट इसी ऊपर कुछ है ग्राफ में देखोगे तो ये बात डायरेक्ट करा देता हूँ। ये तो कांस्टेंट होता है मतलब रेट तो चेंज नहीं होता कितना आप दे वॉल्यूम चेंज हो सकती है ना उधार करना लेगा रेट तो वही है। अच्छा ये वॉल्यूम तो एकदम सफल होगा ना कांस्टेंट रहेगा। ये वो चेंज होने की वाला नहीं था रेट नहीं है तो वही तो भी बट देखो एक ही बढ़ता है जैसे आप इस तरह आओगे ना आप डेट का पोर्शन बढ़ा रहे दिस इज डिग्री ऑफ लिवरेज डेट इज इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे डेट इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे एडी और केओ कांस्टेंट रहेगा कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेगी ई बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं आपके साथ अब बात समझ आई देखो चलो इसमें एग्जांपल आगे सामने दे रखते हैं। तो दो अप्रोच अपने देखी थर्ड पे जाने से पहले ज्यादा सारे सभी पांच छह इलस्ट्रेशन आठ समझ बोले फिर आगे एक बार यहाँ तक जो समझ है ना वो देखते हैं कौन सा लाइक शुरू से देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। उसके पहले भी कुछ एग्जाम्पल बताओ पेज 582 ये बहुत कुछ मिले इससे स्टार्ट करते हैं तो बेसिक रहेगा तो आपके लिए डेटा डिस्कस करेंगे फिर आप सबसे पहले बोला एक कंपनी है जिसके पास 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है मतलब इक्विटी और उनकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो दे रखी है 50,000 रुपीज। दे आर कंसिडरिंग टू सिनारियोस। पहला बोला नो डेट और दूसरा बोल रहे हैं इक्वल लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी 1 लाख ईच। तो या तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए पूरा इक्विटी ले लो 0 डेट या फिर आधा आधा कर लो आधा डेट ले लो आधा इक्विटी ले लो। ये दो ऑप्शन में से उनको कोई एक करना है। फिर बोला कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी उन्होंने कैलकुलेट की केई वो 12% है और कॉस्ट ऑफ डेट जो उन्होंने कैलकुलेट किया केडी वो 8% है। अब इस सिचुएशन में हमें इनकी कैलकुलेशन करना है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड देखते हैं क्या जो डायरेक्ट किया ना वो डेटा देके ना सम समझाना शुरू कर दिया। फाइंड क्या करना है वो उन्होंने बोला ही और सीधा मार्केट में निकाल दिया तो थोड़ा समझ में नहीं आया।
प्रॉपर समझ लो आपको रिलेटेड होना। जैसा डेटा दिया है कुछ फॉर्मेट चाहिए। जो सांस्कृतिक मेल पे होगा, मेल पे होगा। तो साउंड पे लगे रखना पड़ेगा तो डायरेक्ट तो पॉइंट से तो एक्सप्लेन ये वाला जो क्वेश्चन बोला हुआ डेटा अभी तक आपको मैंने बता दी कि भाई 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ऑप्शन हमारे पास दो है, तो या तो पूरा जीरो नेट कर दें और पूरी इक्विटी दें, फिर इक्वली डिवाइड करें, और नेट ऑपरेटिंग इनकम भी ऑप्शन में चल रहा है। और कैसे कैलकुलेशन होगा उसकी, इन्होंने बोला है कि अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो आप जो करते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट टैक्स 50,000। अब अगर हम फर्स्ट ईयर जीरो डेट वाली केस में आपका वो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा नहीं, तो 50,000 में से इंटरेस्ट कॉस्ट तो जीरो है, तो बाकी का जो भी बचा पूरा 50,000 जो दैट इज प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर इक्विटी, क्योंकि कंपनी में डेट के नाम पे कुछ नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया 2 लाख रुपए पूरा इक्विटी वालों से ले लिया, 2 लाख रुपए लिए बिजनेस में लगाया, उसके पैसे कितने कमाए 50,000 में से जो ब्याज देने 50,000 किसका इक्विटी वाला। इसके बेसिस पे वो लोग फॉर्म की वैल्यूएशन करेंगे, कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे। क्वेश्चन ये भी दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को नाम एक और नाम दिया जाता है इसमें कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब इसके हिसाब से फॉर्म की वैल्यूएशन निकालनी है। एग्जैक्टली क्या है वो थोड़ा अलग कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है अभी तक तो समझाने में पॉइंट नहीं। हमने अगर भी सामने ऐसा देखा कि इक्विटी वालों ने 2 लाख रुपए लगाए, उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी है परसेंटेज में 12%। ये 2 लाख रुपए बता के बिजनेस में से प्रॉफिट निकालना 50,000 12,000 अब 50,000 रुपए का प्रॉफिट मिला और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 12% रिटर्न हमें कम से कम मिलना चाहिए, तो इन चीजों के हिसाब से वो फॉर्म की वैल्यू निकालनी है, तो कंपनी वैल्यू। अब ये कैसे निकलता है,
इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब एक इन्वेस्टर भी सोचता है कि यार मैं जो भी पैसा लगाऊं, उसको 12%, ठीक है, अब मुझे रिटर्न मिला कितना है? 50,000। तो अगर ये 50,000 रुपये 12% के हिसाब से मान के चलूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है फॉर्म से कि भाई 12% मेरी फॉर्म मुझे कमा के दे। अच्छा, रुपीज में फॉर्म ने कितना कमा के दिया? 50,000। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, मैं ऐसा मान लूँ कि हाँ 50,000 रुपये जो कमाया है ना, तो अगर 12% पे ही कमाया हो तो पूरा 100% समझ आए। अगर 12% के हिसाब से ही 50,000 कमाया हो तो पूरा 100% वैल्यू करके देखो क्या वैल्यू। डिवाइड दिस इज वैल्यू ऑफ द। अब ये क्या हुआ एग्जैक्टली आपको बोल रहा है कि नंबर है तो दिमाग में इसलिए रिलेटेड 2 लाख रुपए तो आपने इन्वेस्ट किया है, बट कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए वो 50,000। अब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से बहुत ज्यादा नहीं थी, 12 मॉडरेट एक्सपेक्टेशन। ये समझना, आप ऐसे भी देख सकते हो तो रिटर्न तो 25% होगी। क्या समझ आ रहा है? तो अगर ये चुप रहना कि भाई हमने 50,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया है, कितने पैसे लगा? 2 लाख रुपए लगा। तो परसेंटेज तो ये कितना बनता है? 25% बनता है। इसको बोले क्या बोलते हैं? दिस इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको रिटर्न मिला, कितना मिला? 25%। तो क्या आपकी expectation कितनी थी? अब आप सोचो, जिस कंपनी से आपकी उम्मीद है सिर्फ 12%, उस कंपनी ने आपको 25% कमाने दी, तो उस कंपनी की वैल्यू आपके मन में बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई ना? खुश हो, कितना बात कर रहे हैं, 25% रिटर्न, हमने तो 12% ही सोचा था, तो वैल्यू बढ़ गई ना। उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया। आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना 12% की, 2 लाख पे 12%, पता है कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस 24 में? मिला कितना? डबल, 50,000। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दुगना मिला, तो वैल्यूएशन तो बढ़ जाएगी। अब ये जो हमने किया ना, ये क्या किया उस आपके माइंड में फर्म की वैल्यूएशन कितनी है वो आप सोचो। आपने ये सोचा कि यार, जो 50,000 कंपनी ने कमा के दिया, अगर वो 12% पे होता तो वैल्यू कितनी होती है, कितना पैसा लगा? 12% जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, उस हिसाब से मुझे 50,000 का प्रॉफिट कमाना होता है, कितनी कैपिटल लगेगी? वो डिवाइड करके अपन ने निकाला, वो कितना है? 4,16,000 काफी। तो पता है क्या हुआ? और आपने सिर्फ 2 लाख लगाया, आपकी एक्सपेक्टेशन थी 12%, उस हिसाब से वो एक्सपेक्टिंग किया 24,000 रुपये की प्रॉफिट आया। मैं खुश, सेटिस्फाइड, मेरा टारगेट पूरा हो गया। लेकिन कंपनी ने वही 2 लाख रुपए यूज करके 50,000 रुपये कमाने के लिए, तो देखा जाए तो कम पैसों में ज्यादा कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 2 लाख नहीं है। अगर 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलो ना, तो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 4 लाख। बात समझिए, एक्चुअल वैल्यू जो है वो ज्यादा है, लेकिन हमने कम पैसा लगाया क्योंकि कंपनी ने आउट परफॉर्म किया। फिर 20% रिटर्न सोचा था, 25% कमा लिया। तो इससे परसेप्शन से कंपनी की वैल्यूएशन से मार्केट में अगर देखो, स्टॉक मार्केट में कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है, वैल्यूएशन की इफेक्ट था। आप लोगों ने गुडविल का टॉपिक पढ़ा है, फिर आपने कर चुके एप्लीकेशंस की फाइंडिंग ऑफ गुडविल, उसमें आपने ये की एग्जैक्टली याद कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है। भाई हमने लगाया 2 लाख रुपए, हमने उसमें कमाया 50,000 का प्रॉफिट, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 12%। तो हम गुडविल निकालने के लिए नहीं करते, जो भी आपने कमाया ना, उसको आपने 12% से डिवाइड कैपिटल से आपने वैल्यू निकाली 4 लाख, बट आपने लगाया कितने? सिर्फ 2 लाख। तो जो डिफरेंस का अमाउंट है उसको आप बोलते थे कि गुडविल। कम कैपिटल लगा के मैंने ज्यादा पैसे कमा लिए, मतलब जो पैसा कमाने के लिए कंपनी को 4 लाख रुपए लगाने पड़ते, 4,16,000, हमने सिर्फ 2 लाख रुपए लगाए, फिर भी उतना प्रॉफिट कमा लिया। तो कम कैपिटल से उतना ही प्रॉफिट क्यों कमा पाए? बिकॉज ये हमारी गुडविल, कम कैपिटल में ज्यादा रिटर्न जनरेट हो, हमारी गुडविल। गुडविल में जो कैपिटलाइजेशन वाला
यहाँ पे सेम बात होगी। ये जो इन्वेस्टर है उसके माइंड में परसेप्शन 2 लाख लगा रहा हूँ, और अगर इसमें मुझे 12% रिटर्न मिल जाए तो 24,000 तो सही है। और अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट 24,000 आया तो आपके माइंड में कंपनी की वैल्यूएशन ये है, 2 लाख रुपए की कंपनी है, क्यों 2 लाख रुपए लगे, 12% सोचा था, 12% कमा के दे दिए, मतलब सही है, 2 लाख रुपए सही लगा, हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा हो गया। लेकिन आपने 2 लाख रुपए लगाया कंपनी ने 50,000 रुपए कमा दिए, और बहुत अच्छा रिटर्न। वैसे देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है, वैल्यू ज्यादा है इसकी। मेरी एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ 12% की थी। अब अगर 12% के हिसाब से 50,000 रुपए कमाने होते तो कम से कम कितने पैसे लगाने पड़ते इस कंपनी में? क्या है सवाल। इसका आपका आंसर है 4,16,000। समझ आया? 4,16,000 रुपए में ऐसी कंपनी ना मिले, मुझे सिर्फ 2 लाख में मिल गई, तो देखा जाए तो कंपनी की वैल्यू ज्यादा है। समझ आया? तो अगर इसकी वैल्यूएशन देखी जाए तो दिस इज मोर देन, ये मेरी एक्सपेक्टेशन की तरह बहुत आउट परफॉर्म कर रही है। और ये जो आपने लिखा था, ये 50,000 रुपये कमाए थे, 2 लाख रुपए लगा के, तो रिटर्न कितना आया? ये तो एक्चुअल रिटर्न है, ROI बोल दो या IRR बोल दो, ये तो वो है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन मुझे कितनी थी? 12%। 5,000 थोड़ा नया कंसेप्ट है। और मेरे एग्जाम्पल है, सपोज आपने 2 लाख आपकी एक्सपेक्टेशन 12%, मैं 50,000 की बात को थोड़ा चेंज, इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे कि मैं 2 लाख रुपए डाले, 24,000 रुपए आए। जब डेटा है ना कंपनी का, पता चला जो शेयर होल्डर्स के लिए, और मुझे बताओ वैल्यूएशन कंपनी के शेयर किस जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर सोचेगा नहीं 24,000 तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो थी। अब अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिला, परसेंटेज सही, रिटर्न तो मैंने 10.5% मिला, मैंने क्या सोचा कम से कम 12%, तब 12% रिटर्न तो बना ही नहीं। अब पॉइंट ये है कमाया मैं एक्चुअल में 15 और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी थी 12%। तो अगर 12% रेट के हिसाब से 15,000 कमाना था तो कितने पैसे लगाने चाहिए? थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 120 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 190। ये जो कंपनी है ना ओवर बैलेंस है, कंपनी कमा उतना ही नहीं है जितना 1.25 लाख उसमें हो जाना है, थोड़ा सा 2 लाख दे दिए, कमा के इतना ज्यादा कम पैसा कमाने के लिए। जैसे ये मार्केट में ही होता है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं ना, कंपनी डेटा आता है ना, जो शेयर का प्राइस गिरता है बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर ऐसे देखता है कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन की 12% प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट 10% है, तो फिर जितनी वैल्यू दिख रही है बोर्ड पे कंपनी नहीं, देखो फिर बाहर नहीं भाव गिरा उसका, और ये उल्टा हो गया, मैंने 12% 20% प्रॉफिट दे दिया, जब कंपनी ने और शेयर खरीदी और फायदा देगी, अपने आप वैल्यू बढ़ेगी, ये कैलकुलेशन। तो अगर कारण है तो अपना कंक्लूजन ये है कि आपको जो वैल्यू ऑफ, हम ये देख रहे हैं कि इक्विटी वालों के लिए और उसको हम सीधा कैपिटलाइजेशन के रेट से डिवाइड फॉर्मूला जब की बात करते हैं फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में देखा कि हमारी अर्निंग 50,000 नेट आफ्टर प्रॉफिट और हमारी एक्सपेक्टेशन 12%, तो उस हिसाब से फॉर्म की वैल्यू कितनी होगी? आपने इस फॉर्म में से 2 लाख रुपए डाले तो अलग चीज, वो आपका इन्वेस्टमेंट है कि वैल्यूएशन कितनी है? 4,16,000। जैसे रिलायंस की वैल्यूएशन है 16,00,000 कंपनी की वैल्यूएशन, तो मुकेश अंबानी ने 16 लाख करोड़ थोड़ी लगाए, बात समझ आ रही? वो वैल्यूएशन एक्चुअल कैपिटल नहीं, कैपिटल तो काउंट आती होगी, लेकिन जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं शेयर का भाव क्या है, रिलायंस के शेयर का भाव आज की डेट में 1300, लेकिन उसकी किस वैल्यू की 10 रुपये, 1 रुपया का शेयर, 10 रुपये, 1 रुपये का शेयर। शुरू में 1 रुपये का 1 रुपये हुआ था, लेकिन आज 1300 रुपये कैसे हो गया?
आपके मन में एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि रिलायंस अच्छा प्रॉफिट करेगी, ये बात है। वैल्यूएशन जो है ये दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स वैल्यू इन माइंड। इन्वेस्टमेंट आपकी इस कंपनी में कोई लाभ नहीं होगा आपके सामने, आपके पास में ये कंसेप्चुअल चीज है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, पर जैसे जैसे इसको घुसोगे समझ में आने लगेगी ना, फिर आपको मजा आएगा इस तरीके से करने की। अब इसमें मैं इसके सामने दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा आपको तो क्या बोला था कि यार इक्विटी नहीं करते, एक काम करते इक्विटी के नाम पे सिर्फ एक लाख आता है, बाकी का डेट नहीं उधार है पास में। ये लाख के कुछ रेट है, कॉस्ट कितना लगेगा, 8%। जो कॉस्ट ऑफ डेट है इस कॉस्ट का ये चीज है। अब इसमें पॉइंट ये है कि अगर तुमने ये किया तो भी कंपनी पैसा तो 50,000 ही कमाती है, क्योंकि दोनों केस में उन्होंने फिक्स ही बोला। पर फर्क ये पड़ेगा कि किस केस में आपको ब्याज मिलना है, फॉर्म की वैल्यू में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। कितने 1 लाख के 8% मतलब 8,000, तो आपका प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना बचेगा। अब इक्विटी वाले के पॉइंट ऑफ व्यू उसके हाथ में कितना 40 50 थोड़ी है। वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, डेट भी है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी जब हम निकालेंगे कंसीडर करें और बोले ये एक्सपेक्टेशन 12% की, 12% के हिसाब से वैल्यू की होगी, ये लोग कितना आ रहा है। तो बोले इक्विटी वैल्यू एक इक्विटी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके हिस्से की वैल्यू, अगर टोटल फॉर्म की वैल्यू निकालनी है तो हम इक्विटी पोर्शन भी देखोगे और डेट पोर्शन डिवेंचर वालों के लिए एक बार लगे हुए हैं। फॉर्म की वैल्यू जो वैल्यू ऑफ फॉर्म को कितनी होगी, एक बार डिवेंचर वालों का भी लगा हुआ है, वो 1 लाख तो स्टैटिक है, डेट की वैल्यू क्या नहीं है, डेट तो डेट है, हर वैल्यू इक्विटी की चेंज होती है परसेप्शन के हिसाब से। तो ये वैल्यूएशन आपकी फॉर्म की, अगर आप इस कॉम्बिनेशन पे जाते हो, मैं कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ वैल्यू चेंज, अगर मैं 1 1 लाख के बदले उसको 1 50 और 50,000 कर दूँ, वैल्यू चेंज करो, ट्राई करने को करो, डेटा चेंज कर दो, आपको सामने मिल जाएगा। इक्विटी थोड़ा कम कर दो 70 और डेट बढ़ा देते हैं 1,20,000, बाकी सब 50,000 का प्रॉफिट हुई है। अब उस हिसाब से आप देखो वैल्यू ऑफ द टोटल, आप डेट इंटरेस्ट तो आएगी, पीरियड 50,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, एक 1,25,000 इसके बेसिस पे वैल्यू ऑफ इक्विटी। हाँ, ये आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट, डेट कितना इनकम 25,00,000, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी होल है कितना, और 40 ये यहाँ पे भी 1 लाख
कितना हो रहा है और ये 25 से कितना हो रहा है मैंने तो फॉर्म फॉर्म क्या डिपेंड करता है नंबर का गेम बट बात ये है कि कैलकुलेशन कैसे करना कि कैलकुलेशन ये क्या है कि अपन ये आप समझ आया कुछ ये सब सारी फॉर्मूला नहीं एक स्मूथ कैसे कैसे कैलकुलेट किया आपने फॉर्मूला पता नहीं है वैल्यू ऑफ इक्विटी कर दो डिवाइड बाय के करके खत्म कर दो क्यों करते हैं समझ आता है आपको ये क्लियर होगा कि क्यों करते हैं इन्वेस्टर कैसे सोचता है कैलकुलेशन कैसे निकालता है अगर आप फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो सोचते सामने भी ना करना है तो भी चलेगा उसके इन्वेस्ट करना है अगर आप बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सब चीजें आप देखोगे ना कि भाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है मेरे एक्सपेक्टेशन की वो मीट हो रही है कि नहीं जो कंपनी अंडर वैल्यू होती है अंडर वैल्यू कंपनी है वो सस्ते में शेयर करते हैं पैरामीटर क्या है कंपेयर कैसे करके जो सस्ते में मिल रहे हैं सीधे कंपेरिजन होता है कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन है कंपनी 12% कमा के दे और कंपनी ने इतना कमाया तो अगर मैं इससे कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे हिसाब से इक्विटी की वैल्यू नहीं होगी अब अगर एक्चुअल में कंपनी की जो बैलेंस शीट में वैल्यूएशन दिख रही है शेयर का भाव दिख रहा है वो अगर इससे कम है अंडर वैल्यू है 3.5 लाख कम से कम इक्विटी वैल्यू होनी चाहिए मान लो शेयर के भाव के हिसाब से 3 लाख का चल रहा है तो सस्ते में रहे 3.5 तो कम से कम होना चाहिए तो नॉमिनल है और 3 लाख रुपए में शेयर नहीं भाई ले ले जब लोगों को समझ में नहीं आता अंडर वैल्यू तो भाव एक दिन बढ़ेगा और ये उल्टा भी होता है ओवर वैल्यू तो चीज उल्टा होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी 3.5 लाख है मार्केट में शेयर की टोटल वैल्यू 6 लाख चल गारंटी कितने वाले हैं एक पॉइंट पे जो इन्वेस्टर्स है वो रियलाइज हो गया है इनको रिटर्न दे ही नहीं जितना हम उसको वैल्यू दे दे तो रिटर्न ही नहीं दे रहा उसको ज्यादा वैल्यू तो एक पॉइंट होगी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो उस लेवल पे चलती है अदानी का बेस्ट एग्जांपल जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए उतना नहीं है क्योंकि valuation इतना थोड़ा भी पहले इनके शेयर की क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता होता है कि और वैल्यू चल गया मार्केट का हाई हवा चल रही है चल रहा है हवा रुकती है ना एकदम शेयर बट स्टेबल कंपनी में नहीं होता जो स्टैंडर्ड चलती है वही की मिलती है ऐसा क्योंकि रियल वैल्यू 100 रुपए की चीज का 100 रुपए दोगे तो सही था 100 रुपए की चीज का 120 दे दिया तो टेंशन हो जाती है और 100 की चीज 80 मिल रही तो मैं उठा लूँ अगर सब उठाएंगे तो भाव बढ़ने पर ये गेम मार्केट में ऐसे चलता है ये वैल्यूएशन अब चीजें फिर कैसे काम कर रहे हैं ये अभी सिर्फ आपको एग्जांपल समझाया मैंने उसके ऊपर मैं कहते हैं टोटल वैल्यू तो हम दोनों सिनारियो में देखी और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन निकल जाएगी उसकी वो टेंशन है वो केस ये सारा डेटा आ गया ना तो दोनों केस में हमें एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की बात करें ठीक है फर्स्ट जो सिनारियो था उसमें क्या होगा इक्विटी 2 लाख और डेट ए कितना बोला होगा 12% और ए डी कितना बोला होगा अभी सिनारियो में आप मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट ए वेटेड एवरेज ये पोर्शन ही 0 हो गया तो आने ही नहीं वाला था में है आपका इक्विटी 1 लाख आपका डेट 1 लाख ए की 12% और के डी 8% इसमें निकलेगा वेट यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ डेट 8% देखो वेट तो दोनों का बराबर है 1/2 1/2 परसेंट ही आएगा इक्विटी में ये 4 और मैं इसी को अपने वो पॉइंट है एक्चुअली कैपिटलाइजेशन रेट और वैल्यू फॉर्म में बात किया है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया क्या पॉइंट में स्टडी करना और ये बेस आपको क्लियर हो गया
आगे की इलस्ट्रेशन पे कल अपनी नीचे सॉल्व करेंगे। बार बार बताऊंगा ये कंसेप्ट दिमाग आपने ये गुडविल में की होगी। गुडविल की जो बुक कभी वो आपके पास कार्य की ना, गुडविल में कैपिटलाइजेशन मेथड था, वो यही था। तो फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करना, अब बता दो ठीक है। प्रॉब्लम तो वही है, इसलिए मैंने बोला था मुझे अपने रिएक्शन में आया हाँ समझ में आया तो मेथड लगा था कि ऐसा कुछ था कैपिटलाइजेशन रेट बोला था गुडविल का, पर उसके अंदर का कंसेप्ट नहीं पता था मुझे। पहले भी दिख गया कि फॉर्मूला में कितना कैसे, बट क्या किया वो नहीं पता। तो आपने एक्चुअली में कभी भी ये गिना फॉर्मूला के लिए कभी यहाँ पे रिलेशन निकाले तो सेम वो प्रॉफिट को आपने सीधा अपने डिग्री से डिवाइड कर दिया और वैल्यू लगी। इसमें ये था कि आपने जो कंपनी में 2 लाख रुपए लगाए वो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब आपने देखा कि मेरी कंपनी 50,000 कमा के दी और मेरी एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ 12% थी, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4,16,000। गुडविल में इसका मतलब ये निकलता था कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए इस रेट के हिसाब से मुझे 4,16,000 लगाने चाहिए थे, मैंने सिर्फ 2 लाख लगाए तो भी मैंने कमा लिया। तो इतनी कम कैपिटल में इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाया है? क्योंकि मेरी मार्केट में गुडविल अच्छी है, लोग मेरे को उधार ज्यादा देते होंगे, तो कैपिटल लगाए बिना भी मुझे फंड्स मिल जाते होंगे या क्रेडिट मिल जाता होगा, तो कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट मैंने कमाया। पर इधर मार्केट में मेरी गुडविल अच्छी है। तो गुडविल में आपका आंसर यार गुडविल ये करते ऐसे ही थे, मतलब नहीं पता है वो अलग। पढ़ने का मतलब ये है कि जितना कंसेप्ट भी पढ़ी होगी पर क्या तो समझाने में जोर लगता है। मुझे वही घंटे समझाने का वो पढ़ाने वाले को टाइम लगता है, फॉर्मेट दो हटाओ बदल दो, बाद में देख लेंगे, बाद में मेरे को देखना पड़ता है यार समझा आपने किसी को नहीं किया। ये तब समझाया था ना किसी ने तो आपको एक कंसेप्ट में 5 मिनट में समझ आता है, बट क्योंकि तब नहीं पढ़ा था तो अभी 1 घंटा लग गया। तो काम उतना ही करना है, तब तो मेरे बात में सीखना है तो डिटेल में जाना ही पड़ेगा। और अब तो